शादी हुई तो मैं बहुत खौफजदा थी, क्योंकि मेरे पेट में किसी की नाजायज़ औलाद थी। इसीलिए मेरी माँ ने मुझे एक माह में रुखसत कर दिया था कि ये सच किसी को पता न चले। पर मेरा शौहर तो खुद एक डॉक्टर था। मैं इसी परेशानी में थी जब शौहर कमरे में आया और मुझे देखते हुए बोला, तुम्हारा चेकअप करना है, अगर मेरा शक सही हुआ तो तलाक दे दूंगा। मैं और ज़्यादा डर गई, लेकिन फिर शौहर ने अपनी डॉक्टरी के बैग से ऐसी चीज़ निकाली कि आंखें फटी की फटी रह गईं कि वो मेरा नाम जमीला है और मैं एक छोटे से मोहल्ले के छोटे से घर में पैदा हुई। हम 6 बहनें थीं और बहनों में मेरा नंबर सबसे पहला था, बाकी 5 मुझसे छोटी थीं। मेरे अब्बू का इंतकाल हमारे बचपन में ही हो गया था और उसके बाद जैसे तैसे करके अम्मी ने ही हमें पाला था। मेरी अम्मी अब्बू ने पसंद की शादी की थी और इसी वजह से अम्मी के माँ बाप और अब्बू के माँ बाप दोनों ने उनका बाइकआउट कर दिया था। इसीलिए अब्बू के बाद अम्मी के पास सवाए हम 6 बेटियों के कोई भी रिश्ता नहीं था। मेरे अब्बू पढ़े लिखे थे और अपनी जिंदगी में एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते थे, जबकि मेरी अम्मी कुछ खास पढ़ी लिखी नहीं थी। वो बस मैट्रिक पास थी, क्योंकि जब वो मैट्रिक में थी तो अब्बू से इनका मुआशका चल निकला था और फिर मैट्रिक में ही थी कि अब्बू के साथ भागकर शादी कर ली। और फिर शादी के 1 साल बाद मैं पैदा हुई तो अम्मी घर और मुझ में मसरूफ हो गईं और यूं पढ़ाई हमेशा के लिए छूट गई। अम्मी ने एक बार अपने माजी से पर्दा हटाते हुए बताया था कि उनका जन्म एक जॉइंट और लिबरल फैमिली सिस्टम में हुआ था, जहां चाचा ताया और उनके बीवी बच्चे सब एक साथ रहते थे और उनकी फैमिली में लड़कों और लड़कियों को बराबर ट्रीट किया जाता था और हर एक को अपनी ज़ात के लिए मुकम्मल आज़ादी हासिल थी। इनके अब्बू यानी मेरे नाना टैक्स डिपार्टमेंट में एक बड़े ओहदे पर फाइज थे और उनके चाचा और ताया भी बड़े बड़े हुकूमती ओहदों पर फाइज थे। घर में पैसे की जितनी रेल पेल थी उसी कदर सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। किसी किस्म का झगड़ा या दौलत का लालच किसी भी शख्स में मौजूद नहीं था। सब एक दूसरे के दोस्त और खैर ख्वाह थे। अम्मी ने बताया कि उनकी मंगनी बचपन में ही उनके ताया के बेटे सलमान से तय कर दी गई थी, लेकिन जैसे जैसे अम्मी बड़ी होती गईं उन्हें लगने लगा कि बचपन में जुड़े बेनाम रिश्ते किसी काम के नहीं होते जब उन पर दिल ही ना धड़कता हो। अम्मी बताती हैं कि उनके मंगेतर सलमान बचपन से बहुत शर्मीले किस्म के थे। वो किसी से ज़्यादा बात वगैरह नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनके अंदर से शर्मीला किस्म का बच्चा निकल गया और वो एक बाएतमाद लड़के बनने लगे। अम्मी ने बताया कि फैमिली में सबसे ज़्यादा कोई गुड लुकिंग था तो वो इनके मंगेतर सलमान थे, लेकिन इसके बावजूद अम्मी को सलमान कभी भी अपने शरीके हयात के हवाले से पसंद नहीं आए थे। इनके घर का माहौल भी लिबरल था और फिर दोस्तों और कज़नों ने सलमान का नाम लेकर इतना छेड़ा कि उन्हें 6ठी क्लास में ही पता चल गया कि वो उनके मंगेतर हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब अम्मी और सलमान दोनों बड़े होते गए तो अम्मी को पता चला कि बचपन की मंगनी सिर्फ मंगनी तक महदूद नहीं है, बल्कि सलमान उनको पसंद करता है। बल्कि सिर्फ पसंद नहीं करता, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी है। और अम्मी को इनकी यही बात बुरी लगती थी कि वो इनको लेकर बहुत जल्द हाइपर हो जाते थे। अम्मी कहती हैं कि अगर फैमिली में सबसे ज़्यादा डैशिंग सलमान था तो फैमिली में सबसे ज़्यादा गुस्सीला भी सलमान ही था। उसका गुस्सा इंतहा की हद तक तेज था और कभी कभी अम्मी को लगने लगता था कि वो साइको हैं जो खुद से आगे किसी के बारे में नहीं सोचते। उन्हें अम्मी का बॉयज़ कज़न से बात करना पसंद नहीं था और वो टोकना अपना हक समझते थे। और एक बार तो उन्होंने अम्मी के चाचा के बेटे का हाथ तोड़ दिया, और सिर्फ इसीलिए कि उसने अम्मी का हाथ यूं ही मजाक में पकड़ लिया था। अम्मी 9वीं क्लास में थी और वो 12वीं में, लेकिन गुस्सा इतना था कि वो 30-40 के जवान मर्द में भी ना हो। अम्मी बताती हैं कि उनके अपने माँ बाप यानी कि मेरे नाना नानी ने कभी भी उनको किसी बात के लिए नहीं टोका था और हर तरह की आज़ादी दे रखी थी, लेकिन सलमान उन्हें कैद करके रखना चाहते थे। वो किसी साइको आशिक जैसे थे जो अपनी माशूका को दुनिया से छुपा कर अपने परों में रखना चाहते थे, चाहे माशूका का दम घुट जाए। वो ओवर पोजेसिव थे और यही उनमें खामी थी।
एक बार कजन का हाथ तोड़ा तो घर वालों ने प्यार से समझा कर नजर अंदाज कर दिया और यहीं से उनकी हिम्मत बढ़ी और फिर उन्होंने अम्मी के सर के दांत तोड़ दिए, क्योंकि अम्मी से बात करते हुए वे किसी बात पर मुस्कुरा दिए थे। इस बार हद हो गई थी और अम्मी को सलमान से शदीद नफरत हो गई थी। सलमान की हरकतें किसी नॉर्मल इंसान की हरकतें नहीं थीं और यही बात अम्मी ने जब ताया से की कि वो सलमान का इलाज करवाएं, क्योंकि सलमान एक साइको पेशेंट है और इससे सबकी जान को खतरा है, तो पहली बार अम्मी के ताया ने अम्मी के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था और इसी बात ने अम्मी की नफरत को और हवा दी थी। इन्हीं दिनों सलमान का रिजल्ट आ गया था और साथ ही उसको इंग्लैंड के एक मेडिकल कॉलेज से स्कॉलरशिप ऑफर आई, तो अम्मी के ताया ने उसे इंग्लैंड भेजने की सारी तैयारी कर ली, जबकि वो जाना नहीं चाहता था। और जब गया तो जाते हुए सब कजन्स को वार्न करके गया था कि कोई भी अम्मी के इर्द गिर्द नजर न आए। सलमान से सब कजन इस कदर डर गए थे कि अब वो अम्मी के आसपास भी नजर न आते और यूं अम्मी अकेली और तन्हा हो गई थी और हर गुजरता लम्हा उनके दिल में सलमान के लिए नफरत की जड़ें मजबूत कर देता था। अम्मी इन दिनों मैट्रिक में थीं और इन्हीं दिनों अम्मी की क्लास में एक नई लड़की का एडमिशन हुआ जो लाहौर से माइग्रेशन करवा के यहाँ आई थी, क्योंकि इसके अब्बू की पोस्टिंग यहाँ हुई थी। अम्मी की इस लड़की से, जिसका नाम सायरा था, उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी और इसी दोस्त के जरिए अम्मी की मुलाकात मेरे अब्बू से हुई। अम्मी की वो दोस्त सायरा मेरे अब्बू की बहन यानी कि मेरी पुप्पो थी। अब्बू इन दिनों एमएससी फिजिक्स कर रहे थे और अम्मी से उम्र में खासे बड़े थे, लेकिन पहली नज़र की मोहब्बत ने अम्मी अब्बू दोनों के दिल में डेरे डाल दिए और यूं एक मैच्योर इंसान एक इमैच्योर लड़की की मोहब्बत में बह गया। मेरे अब्बू बहुत शांत स्वभाव के अच्छे इंसान थे और अम्मी को वो बहुत अच्छे लगे थे और वो अब्बू के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी। अम्मी ने मुझे बताया कि जब तुम्हारे अब्बू ने मेरे लिए रिश्ता भेजा तो मेरे माँ बाप और ख़ास तौर पर ताया ताई तो आग बगोला ही हो गए थे। एक तो मैं सलमान की मंगेतर थी, ऊपर से तुम्हारे अब्बू मुझसे उम्र में भी काफ़ी बड़े थे। मेरे घर वालों को इतने एतराज़ात थे कि उन्होंने तुम्हारे अब्बू के माँ बाप यानी कि तुम्हारे दादा दादी को खूब बेइज्जत किया और इस बेइज्जती की वजह से तुम्हारे दादा दादी भी अब कुछ भी हो जाता मेरी और मेरे घर वालों की शक्ल नहीं देखना चाहते थे। लेकिन मैं और तुम्हारे अब्बू यूं घर वालों की वजह से अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दे सकते थे, इसीलिए लाख घर वालों को मनाने पर भी जब वो ना माने तो हमने छुपकर निकाह करने का फैसला किया और एक दिन चुपके से निकाह कर भी लिया। ये खबर जब मेरे घर वालों ने सुनी तो जिंदगी में पहली बार मेरे अब्बू ने भी मुझे मारा था और फिर शायद उन्हें मुझ पर तरस आ गया था जो उन्होंने तुम्हारे अब्बू को बुलाया और मुझे उनके साथ ये कहकर भेज दिया कि अब उनका मुझसे और मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं, इसीलिए अब वो कभी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। और ताया ने यह भी कहा कि जितनी जल्दी हो सके हम दोनों ये शहर छोड़कर चले जाएं, क्योंकि सलमान को पता चल चुका है और वो गुस्से से पागल हुआ पाकिस्तान आने को तैयार है और अगर वो आ जाता तो मुझे और तुम्हारे अब्बू को जिंदा न छोड़ता। मैं इससे वाकिफ थी, वो वैश्यों का भी बाप था, इसलिए मुझे उस कराची को छोड़ना ही बेहतर लगा था। और दूसरी तरफ तुम्हारे दादा दादी भी गुस्से से भरे बैठे थे, उन्होंने तो हमें घर में घुसने भी नहीं दिया और दरवाजे से ही रुखसत कर दिया था। मैं और तुम्हारे अब्बू कराची से निकले और यहाँ इस्लामाबाद आ बसे। तुम्हारे अब्बू पढ़े लिखे थे तो उन्हें अच्छी नौकरी मिल गई और ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी थी और ऐसे ही हमारा आशियाना खुशियों भरा होता अगर तुम्हारे अब्बा को खुदा अपने पास ना बुला लेते। अम्मी के बकौल में उनकी बड़ी और समझदार बेटी थी और वो अपनी हर बात और दुख मुझसे यूं बांट लिया करती थी जैसे हम दोनों सहेलियां हों। अपने माजी को बयान करते वो आप दीदा हो गई थी और मुझे भी अब्बू याद आ गए थे। मैं 12 साल की थी जब अब्बू का रोड एक्सीडेंट हुआ और वो दुनिया से चले गए। उनके साथ गुजरी और उनके बाद गुजरी जिंदगी में बहुत फ़र्क था। उनके साथ ज़िंदगी रंगीन और ख़ूबसूरत थी, दुनिया की हर शय हमें मुयस्सर थी और उनके बाद ऐसा वक्त भी आया जब हम खाने को भी तरस गए थे और तब अम्मी ने इद्दत ख़त्म होते ही लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया और हम 6 बेटियों को पालने लगी। पहले अम्मी के अब्बू और फिर मेरे अब्बू ने उन्हें फूलों की सेज पर रखा था और अब कदम कांटों पर पड़े थे तो बहुत तकलीफ हो रही थी।
लेकिन बर्दाश्त शर्त थी जीने की। और यूं अम्मी मेहनत करती रहीं और हम बड़ी होती गईं। मुझे अम्मी ने सहेली समझकर सब बताना शुरू किया तो मुझे डिप्रेशन ने आ घेरा और मेरा पढ़ाई से मन उचाट हो गया। मैंने अम्मी से कह दिया कि वो अपनी मेहनत की कमाई मुझ पर ज़ाया न करे। मैं पढ़ नहीं सकती। पढ़ाई छोड़कर मैंने एक फैक्ट्री में नौकरी पकड़ ली, जहां से महीने के मुझे 20,000 मिलते थे। मैं जब अम्मी के हाथ पर रखती तो उनके चेहरे पर छाई खुशी देखकर मैं पुरसुकून हो जाया करती थी। मुझसे छोटी बहनें पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थीं और मुझसे साल भर छोटी ने मैट्रिक के इम्तिहानात दिए तो पूरे बोर्ड को टॉप किया था और फिर उसका दाखला अच्छे और बड़े कॉलेज में बिल्कुल मुफ्त हुआ था। मेरी सब बहनें पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थीं और अम्मी की मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देना चाहती थीं। अम्मी भी हम सबसे बहुत मुतमईन थी और एतबार करती थी, लेकिन एक दिन फिर सारे का सारा एतबार टूटकर किरची किरची हो गया। उनकी सारी जिंदगी की मेहनत एक पल में ख़त्म हो गई थी और इसे ख़त्म करने वाली मैं थी। मैंने इस औरत के बुढ़ापे को खाक में मिला दिया था, जिसने अपनी जवानी हमें संवारने पर गुजार दी थी। मुझसे गलती नहीं बल्कि एक भयानक गुनाह हो गया, ऐसा गुनाह जिसकी माफ़ी थी और ना ही कोई तलाफी थी। मेरे उठाए एक गलत कदम ने मेरी बहनों का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया और मेरी माँ का सब बहनों से एतबार ख़त्म करवा दिया। मैंने वो किया था जिसने आसमान सिर्फ मेरे सर पर ही नहीं बल्कि मेरे साथ साथ मेरी माँ और बहनों के सर पर भी गिरा दिया था, और ऐसा गिराया था कि अब हम में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि हम सर उठा कर जिएं। हुआ कुछ यूं कि मैं जिस फैक्ट्री में जाया करती थी, इस फैक्ट्री के मालिक से उसका एक दोस्त मिलने आया था और फिर अक्सर ही वो दोस्त फैक्ट्री आ जाया करता था। उसका नाम सईद था और वो मुझे देखकर एक दिलकश सी मुस्कुराहट पास करता। शुरू में मुझे उस पर गुस्सा आया, फिर मुझे वो अजीब लगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके आने और मुस्कुराने की आदी हो गई। अगरचा उसने मुझसे अभी तक कोई बात न की थी, लेकिन मुझे लगने लगा कि मेरी कहानी भी बिल्कुल मेरी माँ की तरह होगी, क्योंकि मैं 18 साल की थी और सईद 40 साल के लगभग था। लेकिन उसकी ड्रेसिंग और डैशिंग दोनों देखने लायक थे। वो इंतहाई स्मार्ट और हैंडसम था और फैक्ट्री की हर लड़की उसे देखकर स्माइल पास करती थी, लेकिन वो सिर्फ मुझे देखकर मुस्कुराता था। इस बात ने मुझे ज़रा मगरूर कर दिया। चाहे जाने का एहसास ही कुछ ऐसा होता है। कुछ दिन गुजरे तो सईद ने मुझसे यूं ही आते जाते सरसरी सी बात शुरू कर दी, जो कुछ ही दिन में बहुत सारी बातों तक आ पहुंची थी और फिर थोड़े ही वक्त में हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हो गए थे। वो रोजाना बिला नागा फैक्ट्री आया करता था और रोज मेरे लिए तहाइफ लाया करता था और मैं अम्मी से कहती कि फलां दोस्त ने दिया है और फलां ने दिया है। अम्मी को अपनी बेटियों पर, खास कर मुझ पर तो बहुत ज़्यादा एतमाद था, सो वो मेरी बात का यकीन कर लिया करती थी। और मैंने भी सोच लिया था सईद जैसे ही अपने दिल की बात करेगा तो मैं अम्मी से बात कर लूँगी, और मुझे यकीन था कि अम्मी मेरे साथ वो हरगिज़ नहीं करेंगी जो उनके साथ हुआ था। वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी और मेरी पसंद की शादी तो करवा ही सकती थी। मेरी अम्मी ने यही सिखाया था कि मोहब्बत करने में कोई आर नहीं, तो मुझे यकीन था कि मेरी मोहब्बत को मानने में भी उनको कोई आर नहीं होगी। मैं इन दिनों बहुत खुश थी, बल्कि मैं हवाओं में उड़ती फिरती थी कि एक डैशिंग और इतना अमीर बंदा मुझ पर फिदा था। लेकिन फिर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मोहब्बत में बहक गई और एक गुनाह की मुर्तकिब हो गई। ऐसा गुनाह जो सारी जिंदगी तड़पाने को काफी था, एक ऐसा गुनाह जिस पर मैं कोड़े खाने की हकदार थी। हुआ कुछ यूं कि मेरी सालगिरह आ पहुंची। हालात तंग होने के बावजूद अम्मी ने मेरे लिए बर्थडे केक लाया और मेरी बहनों ने चंद मिनटों में ही अपनी तख्लीकी जहन का इस्तेमाल करते हुए बर्थडे थीम तैयार कर दी। हम माँ बेटियों ने इस दिन बहुत मस्ती की थी और मैं इस खुशी में मजीद खुशी देख रही थी, क्योंकि सईद ने कहा था कि उसने कल मेरे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है और वो इस सरप्राइज में मुझे अपने दिल का हाल सुनाएगा। मैं शिद्दत से बेताब थी कल के दिन के लिए, और फिर सारी रात जागकर मैंने कल होने का इंतज़ार किया। और फिर अगले दिन मैं घर से फैक्ट्री के लिए निकली, लेकिन फैक्ट्री नहीं गई बल्कि सईद के बताए गए पार्लर पर गई, जहां मेरी अपॉइंटमेंट सईद ने पहले से ही बुक कर रखी थी। और फिर 2 घंटों की मेहनत के बाद ब्यूटिशियन ने मुझे अप्सरा बना दिया था। मुझे आईने में देखकर खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं हो सकती हूँ, क्योंकि मैंने कभी खुद पर तवज्जो दी ही नहीं थी। ब्यूटिशियन की आला मेकअप और डिज़ाइनर महंगी घेरेदार फराक में
मैं आसमान से उतरी हूर ही सचमुच में लग रही थी। और ये सोचकर तो मैं शर्मा गई कि सईद देखेगा तो देखता ही रह जाएगा मुझे। थोड़ी देर बाद गार्ड ने आकर बताया कि गाड़ी मुझे लेने आई है। मैं बाहर आई तो एक सफ़ेद कार खड़ी थी। ड्राइवर ने भागकर मेरे लिए दरवाज़ा खोला और मैं गाड़ी में बैठ गई। सईद मुझे लेने नहीं आया था, मतलब सरप्राइज बहुत बड़ा था। कुछ देर के सफ़र के बाद मैं शहर की रौनक से हटकर एक खूबसूरत और पुरसुकून जगह पहुंची थी। सामने ही खूबसूरत फार्म हाउस था और फार्म हाउस के अंदर जाती सीढ़ियों पर फूल ही फूल थे। मेरा इतना शहाना इस्तकबाल था कि मैं सब कुछ भूल चुकी थी और याद था तो सिर्फ सईद। मुझे इतना स्पेशल फील करवा कर उसने मेरे दिल में अपने लिए मोहब्बत और बढ़ा दी थी। मैं फूलों से ढके रास्ते से होती फार्म हाउस में दाखिल हुई तो फार्म हाउस की सजावट देखकर दंग रह गई। मेरी फ्रॉक पर्पल रंग की थी और सारी सजावट भी पर्पल ही थी और यहाँ तक कि सईद ने भी पर्पल 3 पीस सूट पहन रखा था। ये सारी तैयारी मेरी सालगिरह के लिए थी और एक बहुत ही खूबसूरत केक मेरा मुंतजिर था जिस पर मेरे जैसी पर्पल फ्रॉक पहने गुड़िया बनी हुई थी। मैंने सईद के साथ मिलकर केक काटा। सईद ने तोहफे में मुझे डायमंड का सेट दिया और इतना महंगा तोहफा बंदा उसी को देता है जिससे मोहब्बत करता है। तोहफे के बाद मरहला आया जब सईद ने मुझसे मोहब्बत का एतराफ़ करना था। वो मेरा हाथ पकड़े मुझे कमरे में ले आया जो अंधेरे में डूबा हुआ था और फिर जैसे ही सईद ने लाइट्स ऑन की मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई क्योंकि कमरे में कोई ऐसी जगह न थी जहां मेरी तस्वीर ना हो। हर तरफ मैं ही मैं थी। और फिर सईद ने घुटनों पर बैठकर मुझसे अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया था और मैं खुशी के मारे कुछ बोल भी ना पा रही थी। सईद ने मेरी उंगली पर अंगूठी पहनाई और मुझे जोर से अपने साथ लगा लिया था। मैं उसकी पनाहों में बहुत खुश थी। जब सईद ने मोहब्बत से एक कदम आगे का सफ़र किया और मेरी फ्रॉक का बाजू थोड़ा सा नीचे कर दिया, मैं उसकी इतनी मोहब्बत देखकर खुशी से मदहोश हो चुकी थी और इस मदहोशी में क्या क्या हो गया मुझे होश ही न रहा था। इस दिन सईद ने मोहब्बत से आगे की हद पार की और मैंने उसका पूरा पूरा साथ दिया था। और जब मुझे मदहोशी कम हुई तो मैंने खुद को बेड पर सईद की पनाहों में पाया था। मेरा दुपट्टा, मेरे खूबसूरत फ्रॉक और जूते कारपेट पर पड़े थे और मैं इन सब के बिना थी। तो मतलब था मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी थी जिसका मुझे एहसास हुआ था। लेकिन सईद ने यह कहकर तसल्ली दिला दी कि वैसे भी हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं तो इतना चलता है। मैंने सईद की मोहब्बत देखी थी इसलिए मुतमईन हो गई थी। लेकिन इसके बाद बार बार मैं और सईद ये गुनाह करते रहे थे और सईद मुझे बार बार मुतमईन कर देता था और अब वो शादी की बात को भी टालने लगा था। मुझे महसूस हो रहा था कि उससे मेरी कुर्बत के लम्हात के सिवा मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। और तभी एक दिन अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं डॉक्टर के पास गई। लेकिन डॉक्टर ने मेरा चेकअप करने के बाद जो बात मुझे बताई उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी। डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं फ़ौरन से सईद को बताने गई लेकिन इसके फ्लैट पर ताला था और पड़ोस से पता चला कि वो तो चंद दिन पहले ही यहाँ रहने आया था और अब जा चुका है। फैक्ट्री गई तो मैनेजर जो इसका दोस्त था उसने लाइल्मी का इज़हार कर दिया और ये भी बताया कि सईद इस तरह के फ्लर्ट करता रहता है। लेकिन मैं खुद को तसल्ली दे रही थी कि सईद मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, वो वापस आएगा। मैं उसका फ़ोन मिलाकर थक चुकी थी लेकिन उसका नंबर रीचेबल ही नहीं था। मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ रही थी और मेरा वज़न भी बढ़ रहा था। मैं किसी को ये नहीं बता सकती थी और अगर अम्मी को पता चल जाता तो कयामत आ जाती और कयामत को एक दिन आना ही होता है। सो कयामत आ ही गई। अम्मी ने मेरे बैग में मेरी टेस्ट रिपोर्ट्स देख ली थी और इस दिन मैंने अम्मी को बिलक बिलक कर रोते देखा था। मैंने उनके एतबार का खून कर दिया था और वो रोते हुए यही कह रही थी कि मैं उन्हें बता देती तो वो इज्जत से मुझे रुखसत कर देती। ये सब तो ना देखना पड़ता। लेकिन ये सब हो चुका था और मैं अम्मी से माफ़ी मांग कर थक चुकी थी। लेकिन अम्मी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और बहनों पर भी इतनी पाबंदियां लगा दी थी कि वो भी मुझे देखना नहीं चाहती थी। अम्मी ने गुनाह की पोटली यानी कि मुझे ठिकाने लगाने का सोचा और रिश्ते वाली बुआ को रिश्ता लाने का कहा, चाहे किसी अंधे लंगड़े लूले का ही क्यों ना हो। और बुआ मेरे लिए रिश्ता भी ले आई जिसे अम्मी ने बिना तहकीक किए और बिना लड़के को देखे हाँ कह दी थी और फिर मेरा निकाह करवा कर बिना मुझसे मिले मुझे घर से भेज दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ना खुद अपने दामाद को देखना ज़रूरी समझा
और ना मुझे दिखाया। बुआ के साथ ही मैं दुल्हन बनी अपने शौहर के घर आ गई थी। बुआ शायद मेरे शौहर की जानने वाली थी। वो मुझे कमरे में बिठा कर जा चुकी थी। वो एक अच्छा और बड़ा घर था, लेकिन इससे टपकती वहशत मेरे अंदर तक उतर रही थी। मैं वैसे ही बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मेरे पेट में किसी की नाजायज औलाद थी और अब मैं किसी की जायज बीवी थी। अम्मी ने कहा था कि ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं, मैं इस बात को छुपा कर रखूं और कुछ दिन बाद बता दूं कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मेरा शौहर समझेगा ये उसी का बच्चा है और यूं मेरी बदनामी भी नहीं होगी। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो बात बुआ बता कर गई थी, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। बुआ ने कहा था कि मेरा शौहर डॉक्टर है और अगर वो डॉक्टर था तो मैं उससे चाहकर भी सच नहीं छुपा सकती थी। और आज शादी की पहली रात ही मेरी हकीकत खुल जानी थी उसके सामने। इसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और मेरा शौहर अंदर दाखिल हुआ। मेरा दिल धक धक कर रहा था, चेहरे पर कई रंग आ जा रहे थे, मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मेरा शौहर आया और उसने जो बात की उससे मेरे चेहरे का रंग फक हो गया था और मेरा चेहरा लट्ठे की तरह यूं सफेद हो गया कि जैसे मेरे जिस्म में रूह ही ना हो। मेरे शौहर ने कहा कि वो मेरा एक टेस्ट करेगा, क्योंकि उससे मेरी हालत देखकर मुझ पर शक हो रहा है। वो जैसे जैसे जल्दी जल्दी में शादी हुई है तो कोई पागल ही समझ सकता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो मेरा टेस्ट करेगा और जैसा वो समझ रहा है अगर वो ठीक हुआ तो वो मुझे तलाक दे देगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी। मुझे शिद्दत से अपनी दूसरी बड़ी गलती का एहसास हुआ जो मैंने शादी करके की थी। मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इससे अच्छा था कि मैं जहर खा लेती और फिर सबके लिए सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन अब सब कुछ खराब होने वाला था, क्योंकि जैसे ही वो टेस्ट करता मेरा भांडा फूट जाता और फिर वो मेरे साथ क्या करता ये भी मैं नहीं जानती थी। मैं खौफजदा सी खुद में सिमटी बेड पर बैठी थी कि मेरा शौहर गया और अलमारी से अपना डॉक्टरी का बैग निकाल कर लाया। मेरे दिल के धड़कने की रफ्तार तेज हो गई थी और मैं जान चुकी थी कि आज मुझे मौत और बदनामी से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि यहाँ मुझे तलाक होती और फिर सीधा मुझे जिंदगी को अलविदा कह देना था, क्योंकि इसके सिवा कोई और चारा था ही नहीं। मेरे शौहर ने अपना डॉक्टरी का बैग मेरे सामने बेड पर रखा और फिर उसे खोलकर सबसे पहले चीज उसने जो निकाली उसे देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो तो मेरी और सईद की तस्वीर थी, और वो भी इन लम्हात की जब मैं सईद के धोखे को मोहब्बत समझकर बह गई थी और खुद को मुकम्मल इसके हवाले कर दिया था। मेरे शौहर ने वो तस्वीर मेरे सामने फेंकी और फिर बैग से कुछ निकालने लगा और कुछ देर बाद उसने बैग से चमड़े की तरह की कोई चीज़ निकाली और अपने चेहरे पर पहन ली, और फिर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने सईद खड़ा था। नहीं, बल्कि वो सईद का मुखौटा था जो मेरे शौहर ने अपने चेहरे पर लगाया था। उसने सईद के चेहरे वाला मास्क उतारा और कहका मारकर हंस पड़ा, और फिर जब उसने मुझे अपना नाम बताया तो मेरे ऊपर एक और बम गिरा। उसका नाम सलमान था, डॉक्टर सलमान। वो अम्मी का साबका मंगेतर था, जिसने अम्मी से इंतकाम लेने का ये तरीका निकाला था। वो हंसकर खबासत से अपना कारनामा बता रहा था कि कैसे उसने मेरी अम्मी को ढूंढते इतने साल लगा दिए, और जब मुझे देखा तो उसमें मुझ में मेरी अम्मी की शबाहत नजर आई। और फिर तहकीक करने पर सब कुछ उसे पता चल गया, और तब उसने ये खेल खेला। इंसानी शक्ल का एक मास्क उसने बनवाया और वो पहनकर वो मुझे धोखा देता रहा था ताकि मेरी माँ तकलीफ से तड़पे, वैसे ही जैसे मेरी माँ के भाग जाने के बाद वो तड़पा था और उन्हें ढूंढता रहा था। और फिर उसने मेरा इस्तेमाल किया, और क्या ही घनौने तरीके से मुझे इस्तेमाल किया था। अम्मी ठीक कहती थी, सलमान एक पागल आदमी है, और इस वक्त तो वो कोई जंगली लग रहा था। वो सच में साइको था और मुझे उससे डर लगने लगा। वो मेरी अम्मी से इंतकाम लेने के लिए जाने आज मेरे साथ क्या करता। मैं एक बार फिर से बुरी तरह से फंस चुकी थी। सलमान का मकसद मेरी माँ को मौत से बदतर तकलीफ देना था, और आधी वो मेरे जरिए दे चुका था और बाकी आधी भी मेरे ही जरिए देना चाहता था। उसने अपनी उसी डॉक्टरी के बैग से रिवॉल्वर निकाला और उसमें गोलियां डालने लगा। एक माँ को मौत से भी बदतर तकलीफ सिर्फ औलाद की मौत का सुनकर हो सकती है, और वो मुझे मारकर ये तकलीफ हर सूरत मेरी माँ को देना चाहता था। मैं जो कुछ देर पहले खुदकुशी का सोच रही थी, अब मौत को अपने सामने देखकर मेरी टांगें कांपने लगी।
میں خود کو بچانا چاہتی تھی، لیکن کیسے بچاتی میں خود کو اس وحشی انسان سے؟ اور تبھی میری نظر بیڈ پر سائڈ پر رکھے گلدان پر پڑی اور میں نے فوراً وہ گلدان اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ وہ چکرا کر فرش پر گرا اور اس کے ہاتھ سے پستول دور جا گری۔ اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ قابل معافی نہیں تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کھڑا ہوتا میں نے کانپتے ہاتھوں سے گلدان واپس اٹھایا اور اس کے سر پر مار مار کے کچومر بنا دیا۔ اس کے بعد میں خوف سے چیخنے لگی تھی اور دروازہ کھول کر باہر کو بھاگی، مگر لہنگے میں پھنس کر دھڑام سے سیڑھیوں سے نیچے گری تھی۔ میرا پورا وجود درد سے چور ہو گیا تھا اور مجھے محسوس ہوا کہ میرا بچہ میرے پیٹ میں ہی سانس لینا چھوڑ چکا ہے، اور اس کے بعد میں ہوش کھو بیٹھی۔ مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی اور میرے پاس میری امی تھیں۔ مجھے اپنا جسم ہلکا پھلکا سا محسوس ہوا تو میری آنکھ سے کئی آنسو نکلے تھے۔ میں اپنا بچہ کھو چکی تھی۔ میں نے روتے ہوئے امی کو ساری بات بتا دی، اور یہی بیان میں نے پولیس کو بھی دیا تھا، جو مجھے ڈاکٹر سلمان کی موت کے الزام میں گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ امی نے اپنے زیورات اور گھر جو ابا نے لیا تھا سب بیچ دیے، اور ایک اچھی وکیل کی جس نے ثابت کر دیا کہ میں نے ڈاکٹر سلمان کا قتل سیلف ڈیفنس میں کیا ہے۔ مجھے خود کو بچانے کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے اسے مار دیا اور میں رہا ہو گئی۔ امی نے مجھے معاف کر دیا تھا اور زندگی کو ہم نے ایک بار پھر نئے سرے سے نئی جدوجہد سے شروع کر دیا تھا۔